हेलो फ्रेंड, बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, रोज की तरह आज फिर मैं आपके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और फ्रेंड, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं उसको अच्छे से आपको समझा सकूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप उसको कभी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। फ्रेंड, आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व की शुरुआत करने का विचार किस देश से प्रेरित था। तो फटाफट इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये फ्रांस देश से प्रेरित था। आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। और देखिए फ्रेंड, इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, ये जर्मनी देश के संविधान से भारत में आपातकाल का प्रबंध जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, ये संविधान के भाग 18 में, ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है, संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड, संविधान के भाग 18 में, ठीक है फ्रेंड, आपातकाल के बारे में बताया गया है। क्लियर फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, मुख्य रूप से भारत में 3 तरह के आपातकाल का प्रबंध है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला 352 अनुच्छेद 352 के तरह फ्रेंड, ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। आपको ये भी याद रखना है। और फ्रेंड, लास्ट में 360 के तहत ये वित्तीय आपातकाल लगता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। थोड़ा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड, ये 360 के तहत ये वित्तीय आपातकाल लगता है। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा है। तो फ्रेंड, ये 360 जो वित्तीय आपातकाल है आज तक कभी नहीं लगा है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मोहम्मद, इनका पूरा नाम मोहम्मद इकबाल था। ये सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। और फ्रेंड, ये रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने अपना भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, सॉरी फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आपको ये भी याद रखना है। और फ्रेंड, ये आप तो जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, बंकिम चंद्रम चटर्जी, इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये तीनों पॉइंट है फ्रेंड, आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, क्लियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब ग्रहण की थी। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी। आपको याद रखना है, 1674 में। और फ्रेंड देखिए, इसके साथ उल्टा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन उल्टा भी घुमा कर पूछ देता है कि दे देगा 1674 में शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन पूछेगा कि 1674 में शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये कौन सी, ये छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत बार ये उल्टा क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको हमेशा दिमाग में रहे, तो आप कंफ्यूज ना हो कभी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया। तो फ्रेंड, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कलिंग युद्ध ने अशोक को लड़ने का निश्चय किया। ठीक है फ्रेंड, ये कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध ना लड़ने का निश्चय किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि युद्ध कभी ना लड़ने का निश्चय किया, और उसने कलिंग युद्ध के बाद फ्रेंड अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड।
तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है, इस चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो ये मेगास्थनीज था ये भारत आया था, आपको हमेशा याद रखना है। और फ्रेंड ये मेगास्थनीज कहाँ से आया था, तो फ्रेंड ये यूनानी राजदूत था जो, ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है मेगास्थनीज कौन था, तो फ्रेंड ये मेगास्थनीज ये यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है फ्रेंड। और ये फ्रेंड यहाँ पे बहुत कुछ वर्षों तक यहाँ पे रहा मेगास्थनीज, और इसने भारत के ऊपर एक किताब लिखी, इंडिका नामक किताब लिखी है, जिसने इसने भारत के बारे में उसमें किताब में वर्णन, तो आपको ये भी याद रखना है इंडिका नामक किताब ये मेगास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है फ्रेंड। और ये यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर ये है, डैश ने आगरा को अपने, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो फ्रेंड किसने बनाया था आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए ये हुमायूं है, इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, ये हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है कि फ्रेंड ये गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है फ्रेंड, आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड देख लीजिए शाहजहां की मैं आपको कुछ प्रमुख इमारतें हैं जो शाहजहां के द्वारा बनाई गई है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं बता देता हूँ फ्रेंड देखिए शाहजहां के, आप तो जानते हैं ताजमहल तो सब जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। फ्रेंड दिल्ली में लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने कराया है। जामा मस्जिद, ठीक है फ्रेंड, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और आगरा का किला, ये 5 प्रमुख इमारतें हैं फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखिएगा कि ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और आगरा का किला, ये शाहजहां के द्वारा 5 इमारतें, मुख्य इमारतें हैं जो शाहजहां के द्वारा बनाई गई है, आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे तो आप एक नोटबुक पर लिख लीजिए, आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपको तो मालूम ही होगा फ्रेंड, ये बुलंद दरवाजा है, ये अकबर ने बनाया था, ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, तो ये अकबर ने बनाया था, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए ये शेर शाह सूरी है, इसमें बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में है, ये सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। तो फ्रेंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तो फ्रेंड ये उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है, आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य में है। और फ्रेंड ये हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये महानदी पर बनाया गया है फ्रेंड, आपको याद रखना है महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, क्लियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 8 है कि अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। तो फ्रेंड अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। और फ्रेंड ये कावेरी नदी है, जिसको हम दक्षिण की गंगा बोलते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी को नदी को जाना जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और फ्रेंड ये गोदावरी नदी है, ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी ये गोदावरी नदी है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड है फ्रेंड, और ये अंतिम क्वेश्चन है, आपको इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में ये रिपीट भी हुआ है। तो फ्रेंड क्वेश्चन है कि ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है फ्रेंड। अगर पूछे फ्रेंड कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये हमेशा याद रखना है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए इसके साथ बहुत बीबीआई क्वेश्चन पूछता है कि जो इसमें बहुत सारे बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति हैं, ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रपति बुलाते हैं दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। और फ्रेंड आप तो जानते ही हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। ठीक है फ्रेंड, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। तो ये भी दोनों 3 पॉइंट है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूं फ्रेंड। और फ्रेंड मैं हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं उसको आपको बढ़िया से समझा दूं। तो इसमें इस वीडियो में भी मैंने कोशिश किया फ्रेंड आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फ्रेंड। आज के लिए धन्यवाद।